बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का जो सेशन है वो टीचर एजुकेशन प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव एंड फ्यूचर के हवाले से है। ये टीचर एजुकेशन प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव एंड फ्यूचर जो है दैट इज़ द यूनिट 4 ऑफ योर बुक 8626। सो 8628 के जो चैप्टर या यूनिट 4 है जिसमें कि टीचर एजुकेशन प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव और फ्यूचर के हवाले से बात है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। टीचर एजुकेशन क्या है, हम लोग पहले से इसके ऊपर काफ़ी बात कर चुके, थोड़ी बहुत आज भी करेंगे कि टीचर एजुकेशन की अहमियत क्या है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा टीचर एजुकेशन के हवाले से है, इसलिए इसके अंदर बार बार टीचर एजुकेशन की अहमियत को उजागर किया जाएगा कि क्यों हम इसको इतना अहम समझते हैं, इसका किसी कौम के साथ क्या ताल्लुक है, किसी कौम के निज़ाम तालीम के साथ क्या ताल्लुक है, किसी कौम की तरक्की के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो इस हवाले से हम पहले टीचर एजुकेशन को देखेंगे और फिर टीचर एजुकेशन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर जो है टीचर एजुकेशन का उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि टीचर एजुकेशन को पाकिस्तान के अंदर किन प्रॉब्लम्स का सामना है और फिर फ्यूचर में उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का सेशन है। टीचर एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखते हैं तो टीचर एजुकेशन में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम इस वर्ड को देखें टीचर और एजुकेशन, इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं एजुकेशनल सिस्टम के साथ है। सो इस वक्त ये जो दुनिया हमारे सामने, जिसको हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं, ग्लोबल दुनिया है, इस ग्लोबल दुनिया के अंदर हम किसी भी मुल्क की अगर कामयाबी को देखें तो वो कामयाबी का इन्हिसार निज़ाम तालीम के ऊपर है। किसी भी मुल्क की कामयाबी का इन्हिसार निज़ाम तालीम के ऊपर मिलेगा। जिस मुल्क का निज़ाम तालीम जितना क्वालिटी वाला होगा, जितना बेहतर होगा, वो मुल्क आपको उतना ही तरक्की याफ्ता मिलेगा। आप जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम ममालिक को तीन तरह से डिवाइड करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। तो अगर आप तीनों को देखो तो आपको सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखोगे तो वो आपको पता चलेगा कि दे गॉट 100% लिटरेसी रेट बिफोर 1900। ये उस वक्त क्यों आपने, क्योंकि उन ममालिक ने अपने निज़ाम तालीम को सबसे पहले उसी को फोकस किया, उसी को इम्पोर्टेंस दी और उसी के ऊपर काम भी किया। इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी देखोगे कि वहाँ पे भी लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ऊपर को जा रहा होगा। दे फॉल बिटवीन 80s एंड 90s। और जो थर्ड वर्ड आएंगे वो आपको 60s और 50s के अंदर मिलेंगे, बिलो 50s। तो इस वजह से क्यों आप वहाँ के निज़ाम तालीम को देखोगे तो निज़ाम तालीम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि आजकल के ग्लोबल दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो किसी भी मुल्क की कामयाबी का इन्हिसार हमें उस मुल्क के निज़ाम तालीम के अंदर मिलेगा। क्यों हम निज़ाम तालीम के अंदर बात करते हैं? क्योंकि तालीम का मुआशी तरक्की के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तालीम और मुआशी तरक्की, तालीम के बगैर आप मुआशी खुशहाली नहीं आ सकती। एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, ये सरमायाकारी है। और सरमायाकारी जहां गवर्नमेंट बाकी सरमायाकारी की बात करती है और उस सरमायाकारी का बुनियादी मकसद क्या है कि लोगों के अंदर खुशहाली आए, मुल्क इकनॉमिकली स्ट्रांग हो, तो वहीं पर ही तालीम के बगैर ये मुआशी खुशहाली नहीं आ सकती। क्यों? किसी भी मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो हकीकी जो खुशहाली है या रियल वेल्थ जो है, दैट इज नॉट इन इट टेंजिबल नेचुरल सोर्सेज। आपके पास जो ये हकीकी दौलत जिसे हम कहते हैं वो कुदरती वसाइल के अंदर नहीं है। कुदरती वसाइल की बजाय अगर हम देखें तो वो किसी भी मुल्क की जो असल दौलत है वो उसके इल्म से है। तो जिस मुल्क के पास इल्म होगा और बेहतर इल्म होगा और इल्म के अंदर वो स्ट्रांग होंगे, नॉलेज बेस इकानमी जिसे हम कहते हैं, जिस मुल्क की इकानमी नॉलेज बेस होगी वो मुल्क आपको तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में मिलेगा। वो मुल्क फिर आपकी जो तालीमी लिहाज से बेहतर होगा, वो आपका मुआशी लिहाज से बेहतर होगा, वो आपका डिफेंस के लिहाज से बेहतर होगा। तो असल जो दौलत है वो
इल्म के अंदर है, ना कि कुदरती वसाइल के अंदर है। और यही इल्म है जो किसी भी मुल्क को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकता है और लेकर जा रहा है और लेकर गया है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दोज कंट्रीज who are now said to be as developed countries। और वो डेवलप कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने इल्म को अहमियत दी। उनके नज़दीक इल्म जो था, और आप देखो कि जब हम देखते हैं यूरोप के ममालिक को, तो उनका और हमारा क्या फ़र्क है? हम क्यों पीछे रह गए, वो क्यों आगे चले गए? तो जब हम लोग ताजमहल बना रहे थे, जब हम लोग किले बना रहे थे, हमारे यहाँ ताजमहल बन रहे थे, हमारे यहाँ इसी तरह से बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, तब यूरोप के अंदर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, वहाँ पर सर्च हो रही थी, वहाँ पे तालीम के हवाले से काम हो रहा था, और हम जो हैं वो अपनी जो महबूबाएं हैं उनके लिए ताजमहल बनाने के चक्कर में पड़े हुए थे। That's what actually डिक्लाइन हुआ हमारे सिस्टम को, कि हमने इल्म को वो अहमियत नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। अगर हम देते तो हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में होते। सो ये कैसे नॉलेज बेस इकानमी की तरफ जा सकते हैं? उसके लिए हमें टीचर्स बेहतर चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बात की कि जब हम क्वालिटी ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा पैरामीटर है या इंडिकेटर हम कह सकते हैं, पैरामीटर हम उसको कह सकते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ टीचर। जब तक टीचर क्वालिटी में बेहतर नहीं होंगे, सिस्टम को भी हम बेहतर नहीं कर सकते। इसी वजह से टीचर एजुकेशन के लिए फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बनाए गए, कि जिन्होंने नोवाइस टीचर जो हैं, जो बिगिनर टीचर्स हैं, बिगिनर टीचर्स जो अभी न्यूली टीचर्स हैं, जो अभी टीचिंग के प्रोफेशन को अख्तियार करना चाहते हैं, ऐसे टीचर्स के लिए फिर ट्रेनिंग का इख्तिमाम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बने। और ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका बुनियादी मकसद क्या था? क्योंकि ए ट्रेन टीचर फ्रॉम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन use learned aspects effectively in his or her own classroom for fulfillment of educational aims, goals and objectives and the improvement of quality of education। तो मैंने जो पहले सारी बातें की कि जो ट्रेन टीचर होगा, जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ट्रेन होकर निकलेगा, जिसके पास वो लर्नड एस्पेक्ट्स होंगे, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास पेडागोजिकल स्किल्स होंगी, जिसके पास आईटी स्किल्स होगी, जिसके पास बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जिसके पास इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल्स होंगी, फिर ऐसा टीचर अपनी क्लासरूम को बेहतर तौर पर लेकर चल सकेगा। और रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि वो जो तालीमी मकासद हैं, वो जो तालीमी नस्बुल ऐन है, वो जो तालीमी मुद्दा है, उन तालीमी मुद्दा, मकासद और नस्बुल ऐन को वो बेहतर तौर पर हासिल कर पाएगा, और फाइनली वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अपना किरदार अदा कर सकेगा। सो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकेगा। तो म्यारी सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए हमें म्यारी टीचर चाहिए। म्यारी टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? म्यारी टीचर्स हमें टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन से होंगे? कि जो टीचर्स को आजकल के हालात के मुताबिक उनको तैयार करेंगे। वो तैयार होंगे तो फिर आगे जाके वो ऐसे अफरादी कुव्वत को पैदा करेंगे कि जो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। यही अगर हम दुनिया के ममालिक के अंदर देखें, तो दुनिया के तमाम ममालिक ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया। क्यों? कि सोसाइटी की जो ज़रूरियात थी वो भी बदलती रहीं, इसी तरह से इंटरनेशनल इकानमी जो है उसके भी हालात जो है वो बदलते रहे। सो जो बैनुल अक़वामी जो इकानमी है, सो बैनुल अक़वामी इकानमी को देखते हुए और मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तमाम ममालिक ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया।
इसी तरह से हम अगर अपने मुल्क को भी देखते हैं तो हमने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन हमने ज़रा कोशिश करने की कोशिश की, हम कोशिश से आगे नहीं जा पाए। हकीकी मानों में अगर कोशिश की हुई होती तो फिर उसके रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ होते। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड एंथुसियाज्म ऑफ टीचर। जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, जहाँ बाकी सारी बातें हैं, बाकी ममालिक को अगर आप देखें कि उन्होंने तो अपने मुल्क की तरक्की में बेहतरी लाने के लिए जो तालीमी निज़ाम था इसको बेहतर करने की कोशिश की, वही हमारे यहाँ भी हमने भी कोशिश की कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो लाई जा सके, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिर्फ निज़ाम तालीम के एक आस्पेक्ट को बेहतर करने से नहीं होगी, बल्कि तमाम आस्पेक्ट को बेहतर करने से होगी। और उन तमाम आस्पेक्ट में से जो सबसे बड़ा आस्पेक्ट है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। और क्वालिटी ऑफ टीचर्स फिर किसके ऊपर उनका इन्हिसार होगा? दैट इज़ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ दोज टीचर, दैट इज द एंथुसियाज्म ऑफ दोज टीचर। फिर सिर्फ यही बात नहीं, टीचर्स के अंदर मैं कहता हूँ 3 क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है, 3 क्वालिटीज का डेवलप होना बहुत जरूरी है, जिनको हम 3 C's कहते हैं। 3 C, वन इज द कंपिटेंस, सेकंड वन इज द करेक्टर एंड थर्ड वन इज द कॉन्फिडेंस। सो ये तीनों C मिलके कॉन्फिडेंस, करेक्टर एंड कंपिटेंस, कॉन्फिडेंस, करेक्टर और कंपिटेंस, ये तीनों चीजें अगर होंगी तो फिर हम बेहतर टीचर, क्वालिटी टीचर दे पाएंगे, और वही क्वालिटी टीचर फिर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो लेकर आएंगे। सो ये कंपिटेंसी जिनको हमने कहा कि कंपिटेंसी किस में होनी चाहिए, सो कंपिटेंसी जो है वो वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर होनी चाहिए टीचर्स के अंदर। लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of the competency is pedagogical and communication skill. So pedagogical और communication skills जो हैं ये बहुत अहम हैं। pedagogical का जिसका तल्लुक pedagogy से है, pedagogy जिसका तल्लुक teaching to children के साथ है। pedagogy क्या होता है? peda means child and gogy जो है, gogia जो है, that is way of teaching. So way of teaching to child is called as pedagogy. बच्चों को जब फॉर्मल एजुकेशन में आपने पढ़ाना है तो वहां पर हम पेडागोजिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे। सो पेडागोजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इसी तरह से नेशनल और इंटरनेशनल नीड्स जो हैं, कौमी ज़रूरतें हैं, इंडिविजुअल नीड्स भी हैं। सो इंडिविजुअल नीड्स हैं, नेशनल नीड्स हैं, फिर इंटरनेशनल नीड्स हैं। सो सोसाइटी के भी हैं, कौमी भी हैं, बैनुल-अक़वामी ज़रूरियात भी हैं, उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है। इसी तरह से IT अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। आजकल के दौर में विदाउट IT एक्सपीरियंस टीचर जो है उसके लिए वर्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो IT ने कहीं काम आसान भी कर दिया और स्टूडेंट्स के डाटा को मैनेज करना जो है वो IT ने उससे ज़्यादा आसान कर दिया। सो IT अवेयरनेस भी है। रिसर्च के हवाले से हमें बताओ या हमारे टीचर्स को पता हो, टीचर्स के अंदर ये कंपिटेंसी हो कि वो क्लासरूम के अंदर एक्शन सर्च के ज़रिए से अपने बच्चों के अंदर जो वकूअ पज़ीर होने वाले मसाइल को ऑब्जर्व कर सके और उनके ऊपर एक्शन प्लान दे सके। तो रिसर्च बेस्ड कंपिटेंसी होनी चाहिए। ई लर्निंग का पता हो और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है, CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लस लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है, ये ऐसी कंपिटेंसीज हैं जो एक अच्छे इफेक्टिव टीचर के अंदर होनी चाहिए। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू क्वालिटी ऑफ इनपुट्स फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव। इन सारी बातों को अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे आ सकती है? हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या म्यारी तालीम को या म्यारी निज़ाम तालीम के उस मकसद को हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव। अगर हम अच्छे टीचर्स पैदा कर सकें, तो अच्छे टीचर्स अच्छे निज़ाम तालीम की बुनियाद बनेंगे। अच्छा निज़ाम तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा और वो मुल्क माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता होगा।
क्योंकि तालीम और मुआशी तरक्की का या तालीम और मुआशी खुशहाली का बहुत गहरा ताल्लुक है। तालीम होगी तो अफरादी कुव्वत जो है सॉरी तालीम होगी तो अफरादी कुव्वत की तामीर होगी। अफरादी कुव्वत होगी तो अफरादी कुव्वत अपने लिए वसाइल का इंतज़ाम कर सकेगी, अपने लिए ज़राए ढूंढ सकेगी और फिर अपने आप को माशी तौर पर खुशहाल कर सकेगी। और जब माशी तौर पर कोई फर्द खुशहाल होगा तो फिर मुल्क की माशी तरक्की होगी। तालीम है, माशी खुशहाली है और मुल्की तरक्की है। ये तीन जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप तालीम है, दूसरा स्टेप माशी खुशहाली है और तीसरा स्टेप माशी तरक्की है। सो अगर तालीम नहीं है तो माशी खुशहाली नहीं है, अगर माशी खुशहाली नहीं है तो मुल्क की तरक्की कहाँ रहेगी। सो हमें अपने मुल्क को डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ लेकर जाने के लिए इसी रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा। अगर हम माशी तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तालीम देना होगी। Without providing education or without facilitating students to get education, you can't achieve माशी खुशहाली। और जब माशी खुशहाली नहीं होगी तो तरक्की भी होना मुश्किल है। तो ये इन तीनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए हम कहते हैं कि तालीम जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, तालीम सरमायाकारी के तौर पर है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से क्या काम हुआ, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान के अंदर जो है इस हवाले से बड़ी तरक्की हुई, बड़ी रैपिड एक्सपेंशन हुई, जिसके तहत जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने, जहाँ पर के बीएड का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इन एवरी इंस्टीट्यूट। सो जब ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ये टीचर एजुकेशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बने, हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुई और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने बीएड के प्रोग्राम को भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। सो इतना कुछ करने की वजह से फिर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो डाउनग्रेड हो गया, वो गिर गया। क्यों? हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो कहीं पे भी किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर एक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो तो वो बीएड करवा रही हो, ये साइंस यूनिवर्सिटी हो तो वो बीएड करवा रही हो। सो हमने देखा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो वो बीएड करवा रही है, हमने साइंस यूनिवर्सिटी देखी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वो बीएड करवा रही है। हमने ऐसे इदारे देखे कि जो मैनेजमेंट साइंसेज के हवाले से थे तो वो बीएड करवा रहे हैं। तो बीएड के प्रोग्राम को यूनिवर्सिटीज ने ऐसे स्टार्ट कर लिया कि जैसे ये किसी नाम का किसी काम का कोई प्रोग्राम है ही कोई नहीं और कोई भी यहाँ करवा सकता है, पढ़ा सकता है और चला सकता है। वेयरएज बीएड प्रोग्राम जो है ये उस वक्त तक हो नहीं सकता, लॉन्च नहीं हो सकता, बेहतर तौर पर इसके ज़रिए से ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती जब तक कि आपके पास उस डिपार्टमेंट के साथ कहीं पे लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट नहीं है। बाद में जब एचईसी ने बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर फिर ये मामला उठाया तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने फिर साथ में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं या लेबोरेटरी स्कूल्स ओपन किए। जैसे एरिड एग्रीकल्चर है तो एरिड एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने भी एक स्कूल जो है अपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लेबोरेटरी स्कूल के तौर पर एक बना लिया। वहाँ पर वो छोटे बच्चों को तालीम व तदरीस देते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है तो ओपन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेबोरेटरी स्कूल है। आईईआर पंजाब यूनिवर्सिटी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च है तो उसके साथ जो मैट्रिक तक सेकेंडरी सतह तक जो है वो लेबोरेटरी स्कूल है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन के अंदर था कि जब आपने
टीचर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ स्टूडेंट्स जो वो ट्रेनिंग के लिए आएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए जहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, वहीं पे साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये रैपिड एक्सपेंशन हुई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने, हर इंस्टीट्यूट ने बीएड के प्रोग्राम को स्टार्ट कर लिया, तो इस वजह से कि उन्होंने वो जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें थी किसी भी इदारे को या किसी भी डिपार्टमेंट को डेवलप करने के हवाले से वो पूरी नहीं की, तो टीचर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो भी डाउनग्रेड होता गया। और बाद में फिर जब एचईसी को एहसास हुआ, तो उन्होंने इसको फिर बंद भी आहिस्ता आहिस्ता किया। जब नेक्टी बना 2006 के करीब, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सो नेक्टी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये नेक्टी बना जो एक ऑटोनमस जो डिपार्टमेंट के तौर पर है, जो एचईसी के अंदर है। सो एचईसी के ज़ेरे साया नेक्टी जो है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये ऐसी काउंसिल है कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, जो टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं या टीचर्स ट्रेनिंग फैकल्टी है या इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को ये एवेल्युएट करती है, उन इंस्टीट्यूट्स को असेस करती है, और ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स फिर उनको एक्रेडिट करती है कि वो ये प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, जैसे बीएड है, जैसे एमए एजुकेशन है, जैसे एमएड है, जैसे एडीई एजुकेशन है, जैसे एमफिल एजुकेशन है, जैसे पीएचडी एजुकेशन। आपने देखा होगा नेक्टी ने जो बाकी भी प्रोग्राम थे जो एचईसी के, बाकी जो इस तरह से एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं, उन्होंने इसी तरह से, और ये एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, ये स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन के हवाले से थी। एचईसी ने कई ऐसे यूनिवर्सिटीज को रोक दिया फ्रॉम ऑफरिंग प्रोग्राम्स कि वो उन मतलूबा जो रिक्वायरमेंट थे उन पर पूरा नहीं उतर रहे थे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोग्राम स्टार्ट किए, एक साल चला या 1.5 साल चला, और फिर एचईसी ने ये नेक्टी की वजह से ही, नेक्टी ने आके वहाँ पे, क्योंकि वो डिस्टेंस एजुकेशन के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा था, स्टॉप कर दिया। यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी है, सरादी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो उसको भी नेक्टी ने बैन कर दिया फॉर ऑफरिंग ए प्रोग्राम, और बहुत बड़ा इश्तहार जो है वो भी शाया कर दिया कि कोई भी स्टूडेंट उसके प्रोग्राम के अंदर दाखिला ना ले। बट लेटर ऑन जो है हमारा सिस्टम ऐसे ही है कि पहले पाबंदी लग जाती है और फिर इजाज़त मिल जाती है। सो आफ्टर 6 to 8 मंथ जो है, तकरीबन 6 से 8 माह के बाद दोबारा से उनको लाइसेंस दे दिया गया कि दे कैन ऑफर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो। तो ये डाउनग्रेडिंग की वजह ही यही थी कि ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट कर दिए प्रोग्राम के जिनके पास ना क्लासरूम थे, ना टीचर्स थे, फैकल्टी सिरे से मौजूद ही नहीं। मैं जानता हूँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को। इवन एक यूनिवर्सिटी जो है एजेके के अंदर, वहाँ पे एचईसी वाले गए उसको असेस करने, एवेल्युएट करने। उनकी जो फैकल्टी थी, जो परमानेंट फैकल्टी उन्होंने शो की हुई थी, डेट वाज 25 मेंबर्स। वहां पे वो सुबह गए, शाम तक बैठे रहे हैं एचईसी वाले कि कोई बंदा आ जाएगा, कोई टीचर आ जाएगा। अचानक गए, यूनिवर्सिटी वालों की भरपूर कोशिश के बावजूद सिर्फ 4 बंदे जो हैं वो हाजिर हो पाए, जो परमानेंट फैकल्टी के उन्होंने शो किए हुए थे। एंड दोज 4 वर नॉट परमानेंट एक्चुअली, वो कहीं और जॉब कर रहे थे और वहां से उन्होंने बुलाए। दी अदर वन जो हैं उनके सिर्फ नाम थे, बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ थे। उनमें से बाद जिंदा भी थे कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं। सो ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने तरीके इख्तियार किए हुए थे कि फैकल्टी मेंबर्स में ऐसे लोगों को शामिल किया हुआ था कि जो मौजूद ही नहीं थे, और उनके नाम को शामिल करके शो किया हुआ था कि हमारे जो पे रोल के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इतने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इतने प्रोफेसर हैं, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इतने लेक्चरर हैं। बट एक्चुअली वहाँ पे एक ही बंदा सारा कुछ चला रहा होता था। और ये एक ही यूनिवर्सिटी का हाल नहीं है,
ये अक्सर यूनिवर्सिटियों के अंदर यही हाल था, जिसकी वजह से फिर यूनिवर्सिटियां बंद हुई, और आप जानते भी होंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां बंद हुई। तो ये हमारे यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन रहा है। जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसने भी इतना इसको फोकस नहीं किया था, इतना एम्फेसाइज नहीं किया था। हर एक को इजाज़त दे दी कि वो खोल ले एक दफ़ा। इतने रूल्स और रेगुलेशंस इतने रिलैक्स किए गए कि सब ने खोल ली, और फिर जब जो तालीम थी, जब स्टैंडर्ड था टीचर एजुकेशन का, वो इतना डाउनग्रेड हो गया, तो फिर ख्याल आया कि नहीं, अब इसको कहीं ठीक करना है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी we strongly recommend that teacher education in Pakistan should be rich and highly developed, but strongly admit, we still admitting that teacher education should be rich and highly developed. कैसे, क्योंकि और क्यों, कैसे और क्यों? Because teachers are responsible for rising the status and honor of education. तो टीचर एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर क्यों हम समझते हैं कि इसको भी बड़ा बेहतर होना चाहिए, रिच और हाईली डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के नज़दीक भी टीचर्स ही हैं जो किसी भी तालीम की या निज़ाम तालीम के स्टेटस को इज्जत दे सकती। अगर टीचर्स नहीं ठीक होंगे तो आपका निज़ाम तालीम इम्प्रूव्ड नहीं हो सकता। और जिन्ना ने भी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ द नेशन, आल्सो एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन। In 1947, he said that we should redouble our efforts to make teacher education rich. That was the saying of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in 1947, and after 73 years, we are still at the same point. वही पोजीशन है, वही सूरत हाल है जो 1947 में थी। तब भी कायद-ए-आज़म ने कहा था वी शुड रीडबल आवर एफर्ट्स टू मेक टीचर एजुकेशन रिच, और 73 इयर्स के बाद अब भी हम इसी फिक्रे पे हैं कि वी स्ट्रांगली एडमिट दैट टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान शुड बी रिच एंड हाईली डेवलप्ड। फ़र्क कहाँ पे आया? हमने कभी इस निज़ाम तालीम को एम्फेसाइज ही नहीं किया, हमने इसको फोकस ही नहीं किया। जो हमारी नीड ऑफ द आवर थी, दैट वाज टू डेवलप द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो कायद-ए-आज़म के मुताबिक वी शुड रीडबल आवर एफर्ट्स टू मेक टीचर एजुकेशन रिच, दिस विल स्ट्रेंथन देन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एंड इन दिस वे वी कैन राइज द स्टेटस एंड ऑनर ऑफ पाकिस्तान इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। कौमों के अंदर, अक़वाम आलम के अंदर, अगर आप अपने आप को एक कौम के तौर पर ज़ाहिर करना चाहते हो, अगर आप इज़्ज़त के साथ, मर्तबे के साथ, इज़्ज़त और मर्तबे के साथ दुनिया के ममालिक के अंदर या अक़वाम आलम के अंदर अपने आप को पेश करना चाहते हो, तो फिर आपको अपने निज़ाम तालीम को मजबूत करना होगा। और इसके लिए हमें अपनी जो कोशिशें हैं उनको डबल करना होगा, और हमने कितनी डबल की आप सारे लोग जानते हैं। इसी वजह से हम कायद-ए-आज़म के उस कहे हुए अमल पर, या कहे हुई जो उनकी सेंग है, हम ये कह सकते हैं कि हम आज भी कायद-ए-आज़म के उस बयान पर अमल कर रहे हैं। सो कायद-ए-आज़म के कई दूसरे भी बयानात की तरह, कई दूसरी एडवाइस की तरह, हमें जिनके ऊपर रियल मानों में, हकीकी मानों में अमल करना चाहिए था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी करनी चाहिए थी, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे। हम अभी भी कहते हैं जी कायद-ए-आज़म ने फरमाया था यू हैव टू डबल योर एफर्ट्स टू इम्प्रूव योर टीचर एजुकेशन, और देखें हम डबल कोशिश कर रहे हैं। We are admitted to make our system of education rich. So ये कब होगा? क्या कोई टाइमलाइन है? What is the deadline? हमें नहीं पता। ये उसी वक्त ही होगी कि जब हम वाकई अपने निज़ाम तालीम को प्रायोरिटी देंगे और प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखेंगे। किताबों के अंदर हमें ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998-2010 पेश हुई, बाकी भी पॉलिसीज़ पेश हुई, आपके इल्म में है। 1947 में तो मैंने कायद-ए-आज़म के हवाले से बात की। उसके बाद जो है 1947 के अंदर ही दिसंबर में
फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जो 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक होती है, जिसके अंदर कायदे आज़म का यही खिताब जो है वो पढ़ के सुनाया जाता है और ये उसी खिताब के हवाले से था। ये कायदे आज़म खुद तो नहीं वहाँ पेश हुए थे। इसी तरह से 1958-59 के अंदर पॉलिसी आती है, 1970 के अंदर पॉलिसी आती है, 1972 के अंदर पॉलिसी आती है, 1979 के अंदर 78-79 के अंदर पॉलिसी आती है, 1992 के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। इसी तरह से 1998-2010 के अंदर अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। 2001 के अंदर एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म आते हैं। 2009 के अंदर फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। 2018 के अंदर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से ड्राफ्ट हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनी और तकरीबन 10 के करीब ये बनी। ये कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के हवाले से तो बनी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट की हद तक ही रही। उनके हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन की जो कोशिश है वो कहीं पे भी सही मानों में प्रायोरिटी के साथ नहीं की गई, जिसकी वजह से हमें अपने स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की ये हालत हमें नजर आती है। सो 1998-2010 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, दैट पॉलिसी ऑब्जर्व्स the qualitative dimensions of teacher education program has received marginal attention, resulting in mass production of teachers with shallow understanding of both the content and methodology of education. So 1998-2010 जो है उस पॉलिसी के तहत हम देखते हैं कि टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटेटिव डायमेंशंस हैं उसके तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई, जबकि जो टीचर्स थे उनकी मास प्रोडक्शन जो है वो की गई। सो टीचर जो है वो मास लेवल पर बहुत बड़ी तादाद में प्रोड्यूस किए गए। इवन ये बहुत पुरानी बात नहीं है खैर, बट हमारे लोगों को जो है जब पता चला कि जी 1 ईयर वाला बीएड ख़त्म हो रहा है, बीएड 1 ईयर वाला जो एचईसी का न्यू रोड मैप था 2016 वाला, सो एचईसी के न्यू रोड मैप 2016 के तहत जब ये पता चला कि बीएड 1 ईयर वाला ख़त्म हो रहा है, तो उस एक सेमेस्टर के अंदर देयर वर 1,80,000 स्टूडेंट्स दोज हु एनरोल्ड इन बीएड प्रोग्राम ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। सो 1,80,000 स्टूडेंट ने सिर्फ एक सेमेस्टर के अंदर बीएड प्रोग्राम के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1,080 में से 1,50,000 जो है वो बीएड करके 1 साल के बाद मार्केट में आ गया। सो हमने मास लेवल पर, ये सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी से था, दैट इज द सिंगल यूनिवर्सिटी, और बाकी यूनिवर्सिटीज की क्या सूरत हाल थी, बाकी यूनिवर्सिटीज किस तरह से मास लेवल पर जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत टीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं, कहीं पे कोई इसका हिसाब किताब नहीं है, जिसकी वजह से अगर एक सीट आती है तो फिर आपको सीट पर सारे ही सारे नजर आते हैं, एप्लीकेंट ही एप्लीकेंट नजर आते हैं। इवन ऑन ए सिंगल सीट देयर वर 4,000 कैंडिडेट्स, जो ये रिसेंटली अभी पिछले दिनों सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई। सो दैट इज व्हाट वी फोकस्ड ऑन मास प्रोडक्शन ऑफ टीचर्स, जबकि हमें चाहिए था, हमें क्वालिटेटिव डायमेंशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए था। 1998-2010 की पॉलिसी में भी यही चीज ऑब्जर्व की गई कि क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज रिसीव्ड मार्जिनल अटेंशन, बहुत कम तवज्जो दी गई, रिजल्टिंग इन मास प्रोडक्शन ऑफ टीचर्स विद शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन। हमारे टीचर जो हैं वो बीएड तो कर लेंगे, लेकिन बीएड करने के बाद उनको कंटेंट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जो है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन उनके पास बहुत कम होगा। और इसी तरह से सब्जेक्ट मैटर नॉलेज से अगर दूसरी बात करें तो दैट इज व्हाट द मेथोडोलॉजी उससे भी पुअर होगी। हमारे टीचर्स को पता ही नहीं है कि कौन सा मेथड के सब्जेक्ट के लिए हमने यूज करना है। सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कौन से फैक्टर्स हैं कि हम प्रॉपर
टीचिंग मेथड जो है वो अख्तियार करेंगे। ये कहीं आपके भी ये सिलेबस के अंदर, इस किताब के अंदर आखिरी यूनिट्स के अंदर हम देखेंगे जहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग होगा। सो प्रॉपर यूज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग जो है, इसी तरह से सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जो है, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे टीचर्स के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से क्वालिटेटिव डायमेंशन जो है, ये क्वालिटी वाला जो आंसर है, एलिमेंट है, वो हमें मिसिंग नज़र आता है। और उसी क्वालिटी डायमेंशंस की वजह से जो टीचर एजुकेशन के अंदर नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी हमें सही तरह से नहीं नज़र आता। सो इसलिए जो मेन फोकस जो है, मेन फोकस ऑफ टीचर एजुकेशन should be on effective teaching techniques and pedagogies. तो जितना आप इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर और पेडागोजीज के ऊपर टीचर एजुकेशन के अंदर फोकस होगा, उतने ही बेहतर टीचर्स जो है वो मुहैया किए जा सकेंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? दैट इज आइदर थ्रू प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। दो हमारे पास तरीके हैं, प्री सर्विस है, इन सर्विस है, तीसरा इंडक्शन ट्रेनिंग भी है, तो उसके जरिए से भी हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर यही दो, जो पुराने टाइम पर आज से तकरीबन 6, 7, 8 साल पहले जो दो तरीके होते थे, वो प्री सर्विस और इन सर्विस के तहत ही थे। जबकि आजकल जो है वो प्री सर्विस तो है, बट इन सर्विस जो है वो पीएलटी की सूरत में आ गई है, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग। इसी तरह से फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग, इसी तरह से जो तीसरी है वो इंडक्शन ट्रेनिंग। सो इंडक्शन ट्रेनिंग और जो प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है, ये दो तरीके हैं कि जिनके जरिए से हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं। एक तीसरा भी है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। So CPD, continuous professional development, that is again an indicator in National Professional Standard for Teachers जो है। तो CPD है, इंडक्शन ट्रेनिंग है और प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है। ये तीन तरह की ट्रेनिंग है। एक को हम CPD कहते हैं, एक को हम PLT कहते हैं और एक को हम IT कहते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ये इन सर्विस ट्रेनिंग की एक तरह से टाइप है, जो हम टीचर्स को मुहैया करके उनकी जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके अंदर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है ये ज़्यादातर नोवाइस टीचर्स के लिए हैं। नोवाइस टीचर्स कौन से हैं? जो बिगिनर्स टीचर्स हैं, दोज हु वांट टू बी टीचर्स, जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है ताकि वो न्यू टीचिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने आप को इक्विप कर सकें और सोसाइटी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, निज़ाम तालीम को बेहतर करने के हवाले से अपना रोल अदा कर सकें। सो नोवाइस टीचर्स को नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए टीचर एजुकेशन के अंदर फिर ये क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग प्रोफेशंस को देखते हैं और उसके वाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखते हैं, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम को इंस्ट्रक्ट किया कि वो क्वालिटी टीचिंग और क्वालिटी एजुकेशन को इनकलकेट करें। सो क्वालिटी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हो, जब क्वालिटी टीचिंग होगी तो फिर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो भी बेहतर होगी। सो क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये सारा काम जो है चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही है, जो आल्दो के कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन जो है प्रोविंशियल मैटर को डिक्लेयर किया गया, बट अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपनी जगह है और जो जितने भी मेजर जो प्रोविजंस हैं विद रेफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही मिलते हैं। आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंसेस के पास है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रक्ट्स educational organizations to inculcate quality teaching and quality education in teachers and educators to uplift the standard of education in Pakistan। और इस हवाले से जो एजुकेशनल रिसर्चर्स हैं और प्रोफेशनल्स जो हैं, दे आर डेडिकेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स इन फॉलोइंग एरिया। सो सीपीडी की जिसे अभी हमने बात की, हम कैसे टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो इन सर्विस टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, उनकी हम सीपीडी करें, उनको हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। सो
जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए जो एजुकेशनल रिसर्चेज ने कुछ ब्रॉडर एरियाज बयान किए कि उन एरियाज के ऊपर जो है स्ट्रेस करते हुए, फोकस करते हुए हम टीचर्स को बेहतर कर सकते हैं, टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो डैट कि हम अपने निज़ाम तालीम को भी बेहतर कर सकें। कौन से वो ब्रॉड एरियाज हैं? सो पहला ब्रॉड एरिया जो है वो कंटेंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है या सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जो है, जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का पहला स्टैंडर्ड है, तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के बाद दूसरा एरिया क्या है? यूज ऑफ ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल्स, स्ट्रेटजीज एंड पेडागोजीज। उसको टेक्निक्स, मेथड्स और स्ट्रेटजीज और अप्रोचेज और प्रिंसिपल्स इन तमाम का पता हो। हमारे यहाँ ये टैक्टिक क्या होती है, टेक्निक क्या होती है, मेथड क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, इन तमाम चीज़ों का पता हो और इनके अंदर कौन सी अप्रोचेस कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, उन अप्रोचेस के अंदर कौन से मेथड्स आते हैं, उन मेथड्स में कौन सी हम स्ट्रेटजीज अख्तियार कर सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज के साथ कौन सी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स में कौन सी टैक्टिक्स हैं, इन सारी चीज़ों का टीचर को पता होना चाहिए। इसी तरह से एथिकल मॉनिटरिंग एंड असेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। असेसमेंट जो है, हम बच्चों को किस तरह से असेस कर सकते हैं, बच्चों की जो लर्निंग है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन सी हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, टेस्ट हैं तो टेस्ट में हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट किसे कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किसे कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो कौन से हैं। हमारे टीचर्स को ये नहीं पता होता कि अचीवमेंट टेस्ट कितनी तरह के होते हैं। अक्सर मैंने पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ये जो तालीमी तरक्की के हवाले से, तालीमी बेहतरी के हवाले से, या जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं, जिसके ज़रिए से हम बच्चों की परफॉर्मेंस को मैयर कर सकते हैं, ये परफॉर्मेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए जो टेस्ट हैं, जिसका दूसरा नाम अचीवमेंट टेस्ट है, ये कितनी तरह के होते हैं? तो अक्सर टीचर्स नहीं बता पाए। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 3 तरह के होते हैं जिसके ज़रिए से हम अचीवमेंट को मैयर करते हैं। वो 3 तरह के कौन से हैं? That is one type is called as standardized test, दूसरे कहलाते हैं टीचर मेड टेस्ट। सो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं और टीचर मेड टेस्ट हैं। तो ये टीचर्स को पता हो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से हैं और टीचर मेड टेस्ट कौन से। मैंने पता नहीं पहले 3 कह दिए थे, ये 2 तरह के हैं, 3 आगे फिर टीचर मेड टेस्ट की। सो बुनियादी तौर पर अचीवमेंट टेस्ट 2 तरह से हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं और टीचर मेड टेस्ट हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में 2 तरह से टेस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और दूसरे होते हैं नाम रेफरेंस टेस्ट, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की एग्जाम है। इसी तरह से टीचर मेड टेस्ट कितने होते हैं? तो टीचर मेड टेस्ट 3 तरह के होते हैं। एक टीचर मेड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिटन टेस्ट, एक टीचर मेड टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑरल टेस्ट, एक टीचर मेड टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। सो टीचर जो परफॉर्मेंस को मैयर करता है वो 3 तरह से, वो ऑरली भी करता है, वो रिटन भी करता है, वो प्रैक्टिकली भी करता है। तो टेस्ट की मैंने आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट 2 तरह से होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और टीचर मेड होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड 2 तरह के होते हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। टीचर मेड टेस्ट 3 तरह के होते हैं, रिटन होते हैं, ऑरल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। फिर ऑरल तो कितनी तरह के होते हैं, उनकी भी कई टाइप्स हैं, ठीक है। रिटन कितनी तरह के होते हैं? रिटन 2 तरह से होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव कितनी तरह के होते हैं? वो 2 तरह से होते हैं। ऑब्जेक्टिव कितनी तरह से होते हैं? वो भी 4-5 तरह के होते हैं। सो ये टीचर्स को पता हो कि कौन से ऐसे जो टूल्स हैं, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जिनके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को असेस कर सकते हैं। इसी तरह से कल्टिवेटिंग स्टूडेंट्स दी एथिकल स्कॉलरली डिस्पोजिशंस।
सो डिस्पोजिशंस जो हैं, एथिकल स्कॉलरली डिस्पोजिशंस, स्टूडेंट्स के अंदर वो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो लाई जाएं, उनकी जो एटीट्यूडनल, उनकी बिहेवियरल, उनकी जो फीलिंग्स के हवाले से, उनके जो वैल्यूज़ के हवाले से, उनकी जो बिलीव्स के हवाले से, ये बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर्स के हवाले से जो तालिब इल्म की जो करैक्टर्स हैं, उन करैक्टर्स को बेहतर किया जाए और एथिकली उनको कल्टीवेट किया जाए। तो ये भी एक ब्रॉडर एरिया है जो कि हमें सीपीडी के अंदर अपने टीचर्स के अंदर डेवलप करना है, ताकि आगे जाके वो बेहतर तलबा पैदा कर सकें और तलबा की जो परवरिश कर सकें, उनकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें। टीचर एजुकेशन को अगर हम देख रहे हैं तो ये इतना कुछ हमें करना है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो टीचर एजुकेशन के हवाले से इसकी बेहतरी के लिए क्या काम किया गया, आई थिंक ये इसके ऊपर मैंने बहुत मुख्तसर सा ये भी लिखा, ये पहले आपकी क्लास में डिस्कस हुआ होगा। जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स हैं, सो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी और प्लानिंग विंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनेस्को की कोलैबोरेशन के साथ स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट था विच इज कॉल्ड एज स्टेप। सो स्टेप प्रोजेक्ट के तहत यूनेस्को ने फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ यूएसएड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कोलैबोरेशन से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स जो दिए। सो ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स जो हैं, इनके 3 पार्ट्स हैं हर स्टैंडर्ड के। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के 3 पार्ट हैं, जितने भी स्टैंडर्ड हैं, और 10 स्टैंडर्ड्स हैं। हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले बात कर चुके, जनरली वैसे मैं 1-2 उसमें से बयान कर दूंगा। सो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी और प्लानिंग विंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनेस्को के कोलैबोरेशन से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका के नाम स्टेप था, स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, और फाइनेंशियल सपोर्ट यूएसएड की हुई। इन्होंने एमपीएसटीज 2009 के अंदर तैयार किए, और ये जो एमपीएसटीज थी, जो इसके जो स्टैंडर्ड्स थे, उनकी कंपोजिशन जो है, उनके अंदर 3 पार्ट थे। फर्स्ट वन इज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कंटेंट से तल्लक था, व्हाट टीचर नोज। सेकंड वन इज द डिस्पोजिशंस, जिनका तल्लक बिहेवियर, एटीट्यूड और वैल्यूज के साथ था। एंड थर्ड वन इज द परफॉर्मेंस स्किल्स, जो हैं व्हाट टीचर्स कैन डू एंड शुड बी एबल टू डू। सो ये जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थे, जिसके आगे फर्दर जो है वो 10 स्टैंडर्ड्स हैं, आई थिंक यहाँ वो नहीं दिए हुए होंगे। वो पहला उसमें स्टैंडर्ड कौन सा था? द फर्स्ट स्टैंडर्ड वाज, पहला स्टैंडर्ड जो है दैट इज सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर नॉलेज था। दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। सो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज द सेकंड स्टैंडर्ड। थर्ड स्टैंडर्ड था जो नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज। इसी तरह से फोर्थ स्टैंडर्ड था जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के हवाले से, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। फिर नेक्स्ट जो है डेट वाज असेसमेंट। असेसमेंट के बाद लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट से आगे जो लर्निंग एनवायरनमेंट के बाद जो है वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और इसी तरह से हमारा जो आखिरी था कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप भी था एक। और लास्ट वन इज जो हाँ, एक और उसमें मेरे जहन में आ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। एंड लास्ट इज दैट इज यूज ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। सो ये सारे जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थे, इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो टीचर्स को तैयार करने की बात हुई। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बने, जो कि यूनेस्को की जो टेक्निकल सपोर्ट थी, यूएसएड की फाइनेंशियल सपोर्ट थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पॉलिसी और प्लानिंग विंग्स के कोलैबोरेशन से
स्टेप के प्रोजेक्ट को लेते हुए जो स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन पाकिस्तान था 2009 के अंदर ये बने, और इनका बुनियादी मकसद जो है वो टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। प्रपोज स्ट्रक्चर कौन सा हमें नजर आता है अगर HEC का अप्रूव्ड टीचर एजुकेशन रोड मैप देखें 2016 में, तो 2016 के तहत ओल्ड प्रोग्राम जो PTC CT डिप्लोमा इन एजुकेशन और 1 ईयर BEd था उसको फेज आउट कर दिया गया, एंड दैट वाज रिप्लेस्ड विद 4 years BEd ऑनर्स प्रोग्राम based on 140 to 142 credit hours and a 2 years associate degree in education of 68 credit hours। तो ये दो प्रोग्राम PTC और CT को और BEd को खत्म किया गया। PTC खत्म हो गई जो मैट्रिक के बाद होती थी, CT खत्म कर दी जो FA के बाद होती थी, डिप्लोमा इन एजुकेशन खत्म कर दिया जो FA के बाद होता था, इसी तरह से 1 ईयर BEd खत्म कर दिया जो BA के बाद होता था। तो ये सारे प्रोग्राम मैट्रिक, FA और BA के बाद होते थे, इनको फेज आउट कर दिया, और फेज आउट करने के बाद इनकी जगह पर जो दो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, दैट वाज BEd ऑनर्स 4 years एंड 2 years ADE। BEd ऑनर्स भी FA के बाद होता था और ADE भी FA के बाद होती थी। BEd ऑनर्स 4 years का था जबकि ADE 2 years का था, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। और फिर तब्दीलियां जो हैं ये 2016 के बाद फिर जो दूसरी तब्दीली आई वो फिर BEd के अंदर फर्दर आई कि BEd 4 year को फिर चेंज किया गया। 4 year तो वहीं रहा BEd ऑनर्स जो है, उसके साथ फिर BEd 2.5 आ गया जो 2017 से आया ऑन टू नेक्स्ट ईयर जो है, इवन 2017-18 में 18 में ये स्टार्ट हुआ। सो 2018 में ये BEd स्टार्ट हुआ जिसमें एक जो है वो BEd 2.5 आ गया। BEd 2.5 में वो लोग आएंगे, वो ऐसे नोवाइस टीचर्स आएंगे या प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के जिनका BA है। सो BA के बाद अगर वो BEd करना चाहते हैं तो फिर 2.5 BEd करना पड़ेगा जिसको 2.5 साल कहेंगे। सो FA के बाद 4 साल का है, BA के बाद 2.5 साल का है, और MA MSc के बाद 1.5 साल का है। सो 3 इस तरह से BEd प्रोग्राम लॉन्च किए गए। जैसे जैसे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंप्रूव होती जाती है वैसे वैसे आपका BEd के हवाले से जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है। सो जहां कहीं पहले BA करने के बाद BEd लोग कर लिया करते थे ओनली विद 1 ईयर, वहीं पे अब अगर आपने BEd करना है तो कम से कम आपके पास जो है वो 16 ईयर्स की क्वालिफिकेशन, अगर BA के बाद करना है तो 2.5 है, दैट मीन के 3 साल लगेंगे। सो BA के बाद 14 प्लस 3 17 साल। अगर आपने FA के बाद करना है तो BA प्लस FA प्लस 4 ईयर, 4 to 5 ईयर। सो FA के बाद 5 साल, 17 साल। सो BA अगर आप करना है तो FA के बाद भी आपको 5 साल पढ़ के 17 साल के पे जाके BEd मिलेगा। अगर आपने BA के बाद करना है तो फिर भी 14 प्लस 3 ईयर्स, 17 ईयर्स के बाद आपको BEd मिलेगा। और अगर आपने MA के बाद करना है तो फिर भी 16 प्लस आगे आपको 2 साल जो है 16 प्लस 2 18 ईयर्स जो है वो करके तो फिर आपको BEd मिलेगा, जो कभी आप 14 प्लस 1 में कर लिया करते थे। तो ये 14 प्लस 1 15 से ये 17 पे चला गया, 2 साल BA के अंदर इजाफा हो गया। क्यों? बिकॉज हमें टीचर्स की इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, हमें क्वालिटेटिव टीचर्स चाहिए थे। इस वजह से ये जो नया टीचर एजुकेशन का रोड मैप है ये डिज़ाइन इसी वजह से किया गया कि हम बेहतर तौर पर टीचर एजुकेशन को या पाकिस्तान के अंदर टीचर एजुकेशन को डेवलप कर सकें और उनको फिर दूसरी प्रोफेशनल डिग्रीज के हम पल्ला कर सकें, बल्कि उनसे बेहतर कर सकें। तो दो बुनियादी तौर पर मकसद थे टीचर एजुकेशन को न्यू रोड मैप की तरफ लाने के। एक तो राइजिंग टीचर प्रेस्टीज इन सोसाइटी, मुआशरे के अंदर वो जो टीचर का मकाम था वो दोबारा बहाल करना है। दोबारा कैसे बहाल होगा? जब क्वालिटी टीचर्स आएंगे, जब ऐसे टीचर्स आएंगे जो एथिकल वैल्यूज के ऊपर पूरा उतरे होंगे, जो अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मकाम को समझ रहे होंगे। सो राइजिंग टीचर्स प्रेस्टीज इन सोसाइटी,
कैसे बेहतर हो सकती है? जब उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल और कंपिटेंसीज आ जाएगी। और दूसरा, प्रोवाइड्स कंपिटेंट टीचर्स टू द नेशन। कौम को हमें कंपिटेंट टीचर्स देने हैं, काबिल टीचर्स देने हैं। कौम को काबिल टीचर्स देंगे तो फिर कौम के अंदर, मुआशरे के अंदर हम टीचर्स की वही प्रेस्टीज जो है, वही शान जो है वो बहाल कर पाएंगे जो आज से 30-40 साल पहले हुआ करती थी। 30-40 साल पहले टीचर्स और आजकल के टीचर्स, यही उसमें सबसे बड़ा फ़र्क है कि उस वक्त टीचर्स का मकाम, टीचर्स की इज्जत जो है वो क्यों थी? बिकॉज ऑफ देयर कंपिटेंसी, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज, जो आजकल हमें नज़र नहीं आती। न्यू रोड मैप के तहत अगर हम देखते हैं, मैंने यही आपके सामने डिस्कस किया, 12 ईयर्स एजुकेशन है, तो 12 ईयर एजुकेशन के बाद आप क्या कर सकते हो? आफ्टर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, ये स्क्रीन की लेफ्ट साइड से अगर आप देखो तो 12 ईयर एजुकेशन के बाद एसोसिएट डिग्री है। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन जो 2 ईयर्स की है, 4 सेमेस्टर के साथ है। और फिर जो एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन है वो आगे बीएड ऑनर्स में जा सकता है, जो आगे बीएड ऑनर्स 2 ईयर्स का है। इसी तरह से अगर 12 ईयर एजुकेशन है तो 12 ईयर एजुकेशन डायरेक्ट बीएड ऑनर्स कर सकता है जो 4 ईयर्स का है। फिर अगर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो फिर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में क्या है, वहाँ पे एक तो 1 ब्रिज सेमेस्टर है, ब्रिजिंग सेमेस्टर जो है, 1 ब्रिजिंग सेमेस्टर के साथ बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री है जो 2 ईयर्स वाला है, और फिर आगे एमफिल और पीएचडी। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं एक्चुअली जो बीएड वाले हैं, चाहे आप बीएड ऑनर्स करो जो एसोसिएट डिग्री के बाद करो, चाहे आप 12 ईयर एजुकेशन के बाद जो 4 ईयर वाला बीएड ऑनर्स करो, चाहे आप बीए के बाद एक ब्रिजिंग सेमेस्टर लगा के 2 ईयर्स वाला बीएड ऑनर्स करो, चाहे आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद जो है वो बीएड ऑनर्स जो है वो 1.5 ईयर वाला करो। तो आप तमाम के तमाम बीएड 1.5 वाले, बीएड 2.5 वाले, बीएड जो 4 ईयर वाले, बीएड 2 ईयर्स वाले, ये तमाम के तमाम एमफिल या एमएस एजुकेशन के लिए अहल हैं। ये आगे फर्दर अगर एमएस करना चाहते हैं तो ये एमएस कर सकते हैं, और फिर एमएस के बाद वो आगे पीएचडी करेंगे। सो ऑन टू रोड दैट टेक्स यू टुवर्ड्स पीएचडी। तो इस पीएचडी एजुकेशन के लिए अब आपके पास ये नया रोड मैप आ गया। इस नए रोड मैप के तहत यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएड 1.5। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएड 1.5 यू आर एलिजिबल फॉर हैविंग एडमिशन इन एमएस एमफिल एजुकेशन। और जब आप एमएस या एमफिल कर लोगे तो फिर आप पीएचडी भी कर लोगे। तो ये जो रोड मैप पहले वाला जो था जिसमें बीए होता था, बीए के बाद 1 ईयर बीएड होता था, 1 ईयर बीएड के बाद 1 ईयर एमएड होता था, और आफ्टर कंप्लीटिंग एमएड फिर आप एमएस, एमफिल और पीएचडी की तरफ जाते थे। अब यहाँ पे आपको एमए या एमएड नजर नहीं आ रहा टीचर एजुकेशन के रोड मैप के अंदर। देयर इज नो एमएड, देयर इज नो एमए एजुकेशन, क्योंकि एचईसी ने इसी नई रोड मैप के तहत जो है ये जो 1 जनवरी 2020 से टू दिस सेमेस्टर ओनली, अगर आप कह सकते हैं कि ये आटम वाला जो सेमेस्टर है, इसके बाद बाज़ यूनिवर्सिटियों ने आटम के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, बाज़ अगले स्प्रिंग के अंदर करेंगे कि मास्टर्स प्रोग्राम भी फेज आउट हो गए। देयर विल बी नो फर्दर मास्टर्स प्रोग्राम इन पाकिस्तान, एमए और एमएड नहीं होंगे। इसी वजह से आपको टीचर एजुकेशन रोड मैप के अंदर एमए एजुकेशन भी नज़र नहीं आ रहा और एमएड भी नज़र नहीं आ रहा। सो न्यू रोड मैप जो है ये अब जो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट कुछ हो भी गया और बाकी जो है विद इन 1.5 ईयर जो है ये मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं अगेन 1998-2010 की, तो उसके अंदर भी हम यही हमें नज़र आता है कि पॉलिसीज इन पाकिस्तान आर प्रिपेयर टू रिफॉर्म एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम टू कम्पीट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अडॉप्टेड फॉलोइंग विजन टू प्रोड्यूस एन इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एडवांसमेंट इन सोसाइटी। 1998-2010 की पॉलिसी क्या कहती है? आवर एजुकेशन सिस्टम मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन एंड यूथ टू एनेबल देम टू रियलाइज देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एंड कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन।
creating a sense of Pakistani nationhood, the concept of tolerance, social justice, democracy, their regional and local culture, and history based on basic ideology enunciated in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. तो ये टीचर एजुकेशन के अंदर ये सारी कैसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस आएगा, कैसे ये सोशल जस्टिस आएगा, डेमोक्रेसी, रीजनल लोकल कल्चर को वो समझ पाएंगे, हिस्ट्री बेस्ड ऑन द बेसिक आइडियोलॉजी इनिशिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको कैसे समझ पाएंगे अगर हमारा जो निज़ाम तालीम है वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को, जवानों को मुहैया कर पाएगा। सो बात फिर से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ही आके रुक गई। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तो फिर हम अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर कर पाएंगे, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा पाएंगे। तो एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन का बहुत गहरा ताल्लुक, और फिर इन्हीं चीज़ों को लेके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, to revitalize the existing education system, promote social and cultural harmony, to provide and ensure equal education opportunities, to widen access to education for all, and to improve the quality of education, to equalize access of education to underprivileged, marginalized groups, handicapped children and adults, to lead their lives according to the teaching of Islam, to evolve an integrated system of national education and Nazra Quran as a compulsory component। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हैं ये बयान की गई कि अगर हम इन तमाम पॉलिसी प्रोविजंस के ऊपर अमल करेंगे तो फिर हम अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर तौर पर आगे लेकर जा सकते हैं। इसी तरह से फिर 2009 की पॉलिसी जो है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की बात हुई कि प्री सर्विस ट्रेनिंग को और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना है, टीचर एजुकेशन करिकुलम को बेहतर करना है, सेपरेट कैडर ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर ट्रेनर करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स और साइंस हमें चाहिए। इसी तरह से इन सर्विस ट्रेनिंग शेल कवर ए वाइड रेंज ऑफ एरिया जिसके अंदर पेडागोजिकल नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है, टेस्टिंग असेसमेंट है, मल्टीग्रेड टीचिंग है, मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जिनको इम्प्रूव करने के हवाले से बात हुई, और इन तमाम एस्पेक्ट्स का तल्लक जो है वो टीचर एजुकेशन की क्वालिटी के साथ है, और टीचर एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन की तरफ लेकर चली जाएगी। और क्यों नहीं हो पाई, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स है। अभी हमने इतनी ज़्यादा बातें पहले देखी हैं। सो की एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज है, एजुकेशनल सिस्टम है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, पीपल असेसमेंट है, प्रोफेशनल रिफ्लेक्शन एंड कम्युनिकेशन है, इसी तरह से प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। ये सारी जो स्टैंडर्ड्स तो हैं, बट ऑल दो स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली मिसिंग इन प्रैक्टिकल पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर भी मे भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन कहीं हम इसको एप्लीकेबल अंदाज में क्लासरूम के अंदर नहीं ला पाए, जिसकी वजह से ना ही वो टीचर्स के अंदर वो क्वालिटीज हम पैदा कर पाए और ना ही आगे हमें कौम के अंदर नजर आती है। सो एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स है कि जिसकी वजह से हमें ना टीचर्स उस तरह से इम्प्रूव नजर आते हैं, और टीचर्स के अंदर उस कमी की वजह से फिर हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी हमें उस तरह से नजर नहीं आता। फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन है। एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन हम अभी तक दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक से कम, इवन चंद एक ही अफगानिस्तान होगा, आई थिंक वो भी अब हमसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर जो है वो एलोकेट कर रहा होगा, इवन यूटिलाइज भी कर रहा होगा। अदरवाइज हम ही हैं जो 2.1 के ऊपर ठहरे हुए हैं, 2.1 2.2 के ऊपर। इवन आज से कोई 5-6 साल पहले हम 2 से भी नीचे चले गए, 1.97 के ऊपर थे। So that is the least amount of allocation of funds that are actually allocated for education in Pakistan, और comparatively अगर देखा जाए
दुनिया के दूसरे ममालिक में, तो दुनिया के तमाम ममालिक से ये सबसे कम था। इसी वजह से उस साल ये भी आता है जो डाटा के अंदर के पाकिस्तान का रेट ऑफ लिटरेसी भी डिक्रीज हो गया। सो एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एजुकेशन हमने कभी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो हमने 4% की बात की, लेकिन कभी भी हम 2.3 से ऊपर नहीं जा पाए। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की हमने पहले बात कर ली कि रैपिड एक्सपेंशन हुई गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, उन्होंने मास प्रोडक्शन की, बट मास प्रोडक्शन के साथ वहाँ पर क्वालिटी के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया गया। स्कैर्सिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल सोर्सेज, सो स्कैर्सिटी ऑफ सोर्सेज हैं, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट है, चाहे वो जो मटीरियल सोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। आगे कहीं फाइनेंशियल सोर्सेज की भी बात होगी और एलोकेशन ऑफ फंड्स के हवाले से हम फाइनेंशियल सोर्सेज की बात कर सकते हैं। सो ह्यूमन और मटीरियल सोर्सेज के हवाले से हमारे यहाँ टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे यहाँ फैकल्टी नहीं है। सो जहाँ फैकल्टी नहीं होगी, हमने स्टूडेंट्स को तो एडमिशन दे दिया लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो जब टीचर्स नहीं होंगे तो फिर किस तरह से हम उनको पढ़ा पाएंगे, किस तरह से उनको ट्रेन कर पाएंगे। स्कैर्सिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल सोर्सेज जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, जिससे सामना है। ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स, अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए, ये शुरू कर दो वो खत्म कर दो, ये खत्म कर दो वो शुरू कर दो, इसको पहले कर दो उसको बाद में कर दो, हम अभी चक्कर में लगे हुए हैं। पीटीसी सीटी खत्म हो गया, बीएड आ गया, बीएड कौन सा है, बीएड 1.5 2.5 4 ईयर, बीएड 1 ईयर, बीएड 2 ईयर, कौन सा बीएड करना है, कैसे करना है, लॉन्च करते जा रहे हैं। एक ही अगर बेहतर तौर पर करते और ज्यादा बेहतर अंदाज में करते तो आई थिंक रिजल्ट्स विल बी मच मोर बेटर। सो ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स, फिर आगे जो ट्रेनिंग है जो मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती है, जिसमें कन्वेंशनल ट्रेनिंग है, जिसमें फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग है, जिसमें कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जिसमें प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है, जिसमें इंडक्शन ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग किस तरह से देनी है, इन ट्रेनिंग के ऊपर भी फिर क्वेश्चन मार्क है। लैक ऑफ पोटेंशियल्स एंड कम्पिटेंट एजुकेटर्स, आपको जो ट्रेनिंग देने वाले जो ट्रेनिंग एजुकेटर्स हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल और कॉम्पिटेंस नहीं है। जहां बाकी जगह पे सिफारिश है, वहीं पर ही टीचर एजुकेटर्स के अंदर भी सिफारिश है। जिसकी अप्रोच है, जिसकी उस अदारे के साथ टीचर एजुकेटर के साथ ताल्लुक है, वो वहाँ पे अपॉइंट हो गया, वो वहाँ पे विजिटिंग के ऊपर चला गया। जिसकी अप्रोच नहीं है वो विजिटिंग पे नहीं गया। सो एक लायक बंदा विजिटिंग पे जाने से रह गया और नलायक बंदा विजिटिंग पे आ गया। लैक ऑफ पोटेंशियल एंड कॉम्पिटेंट एजुकेटर्स जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे टीचर एजुकेशन के अंदर। लैक ऑफ इंटरपर्सनल एंड काउंसलिंग स्किल्स नहीं है। इंटरपर्सनल जो है, पर्सन टू पर्सन जो स्किल्स हैं, हाउ टू डील विद द अदर पर्सन, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन। काउंसलिंग स्किल्स जो हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर, स्टूडेंट्स जो हैं, इनवर्स टीचर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व आउट करना है। सो इंटरपर्सनल काउंसलिंग स्किल्स नहीं है। पुअर वैल्यूएशन एंड असेसमेंट क्राइटेरिया, हमें वैल्यूएशन का नहीं पता, अभी मैंने आपके सामने बयान किया। हम वैल्यूएशन को डिफाइन ही नहीं कर पाते, हम वैल्यूएशन को समझते नहीं कि वैल्यूएशन किसे कहते हैं, वैल्यूएशन किसे कहते हैं, असेसमेंट किसे कहते हैं। वैल्यूएशन अगर है तो वैल्यूएशन हम कितने अंदाज में कर सकते हैं, किस वक्त कौन सी टाइप ऑफ वैल्यूएशन जो है वो बेहतर है। सो पुअर वैल्यूएशन और असेसमेंट क्राइटेरिया भी है। एक्रेडिटेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, मैंने पहले बात कर दी एक्रेडिटेशन सिस्टम की, नेक्टी के हवाले से, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सबको एक्रेडाइट कर लिया, आ जाओ जी, लूट सेल लगी है। सो पहले लूट सेल लगा ली, और जब लूट सेल के अंदर जो है एकदम रश पड़ गया, और लूट सेल के बाद फिर हर तरफ जो है डिग्रियां बिकनी शुरू हो गई, तो फिर होश आया कि ये हमने क्या कर दिया, फिर पैसे दो डिग्री लो। सो ऐसे भी जो एक्रेडाइट हुए टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम के, अभी शाम को पैसे दें, ठीक है, 4 बजे पैसे दें, 7 बजे डिग्री ले लें। तो इस सिस्टम ने फिर टीचर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। सो एक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है नहीं रह बेहतर तौर पर हुआ। इंस्टीट्यूशनल क्लटर जो है, दैट इज़ ए प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशनल क्लटर की वजह से भी
जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है या टीचर एजुकेशन है उसके अंदर इशू जो है वो आए। लैक ऑफ लिंकेज बिटवीन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नहीं है बेहतर तौर पर। सो हमारे यहाँ लैक ऑफ लिंकेज बिटवीन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन टू मार्केट नहीं है। इंस्टीट्यूशन मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपस में जो टीचर एजुकेशन के वाले से जो अदारे हैं उनका कोई सारे इंडिपेंडेंटली अपने अपने तौर पर लगे हुए हैं। करिकुलम बहुत बड़ा इशू है। टीचर एजुकेटर्स जो है, पहले भी बात हुई, टीचर एजुकेटर्स प्रॉब्लम है, उनकी कंपिटेंसी, उनकी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और उनकी जो काउंसलिंग स्किल्स हैं इनके अंदर कमी है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम और इश्यूज टीचर एजुकेशन के अंदर डेवलप होते हैं। सो टीचर एजुकेटर्स को बेहतर तौर पर इक्विप होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, तो फिर हम टीचर एजुकेशन को भी बेहतर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सिस्टम एंड स्कूल मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट जो स्पोर्ट्स सिस्टम फ्रॉम स्कूल मैनेजमेंट है नहीं हो पाती विदाउट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये हम हासिल नहीं कर पाते। तो दोनों का आपस में होना जरूरी है। इंसेंटिव एंड कैरियर पाथ जो है, टीचर्स बनने के बाद हमें आगे नजर कुछ नहीं आता कि क्या बनेगा, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन पुअर तरह की है, पुअर टाइप ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है टीचर एजुकेशन की। डोनर सप्लाई ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं। अगर यूनेस्को और यूएसएड ने पैसा दिया था, तो फिर इस प्रोग्राम के तहत जो इनिशिएटिव्स भी होंगे वो डोनर सप्लाई ड्रिवन होंगे, वो यूएसएड की मर्जी के मुताबिक उसमें चीज़ें शामिल की गई होंगी। पैसा यूएसएड ने दिया तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज उसके अंदर डला। अगर यूएसए का पैसा ना होता, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का पैसा ना होता, तो अंग्रेजी को लाजमी नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम अच्छे टीचर्स पैदा कर सकते हैं। सो अच्छे टीचर्स के लिए, इफेक्टिव टीचर्स के लिए अंग्रेजी को आपने स्टैंडर्ड बना दिया, जबकि जो टीचर कंटेंट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, डिलीवरी ऑफ लेक्चर के हवाले से, कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने के हवाले से वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन उसको अंग्रेजी अगर सही बोलनी नहीं आती तो ही इज़ नॉट ए गुड टीचर। तो ये डोनर सप्लाई ड्रिवन इनिशिएटिव्स जो हैं ये भी हमारे सिस्टम को ख़राब करने में इनका भी बड़ा रोल रहा है। हाई पर कैपिटा कॉस्ट फॉर लो ग्रेड टीचर्स जो हैं, पर कैपिटा कॉस्ट बहुत है। छोटे स्कूल के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, एनरोलमेंट कम है, तनख्वाहें काफ़ी हो जाती हैं और पर कैपिटा जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम टीचर एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाते। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्री सर्विस टीपीडी प्रोग्राम्स हैं। लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट फॉर टीपीडी है, तो जो टीचर के हवाले से, जो टीचर के लिए जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उस हवाले से भी फिर उस तरह से एलोकेशंस नहीं है। जब हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग को देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग जो है इट्स सफर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट ट्रेनिंग सिस्टम, लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग रिसोर्सेज, जो चंद बड़ी बड़ी एक तरह से प्रॉब्लम्स हैं। सो पाकिस्तान के भी जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको जो मसाइल का सामना करना पड़ा वो इनसफिशिएंट ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से, लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स की वजह से और ट्रेनिंग रिसोर्सेज की वजह से। इसीलिए कहा जाता है कि इट क्रिएट्स बैरियर्स फॉर द टीचर्स टू बिकम क्रिएटिव एंड टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम, क्योंकि क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं हैं, ट्रेनिंग रिसोर्सेज नहीं है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से हम टीचर्स के अंदर वो क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर पाए। और यही जो लैक ऑफ क्रिएटिविटी स्किल्स हैं उनकी वजह से टीचर जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल क्लासरूम प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सके। हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा अग्रेसिव हो, बच्चा जो है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस का हो, तो हम परेशान होकर उसी वक्त प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं कि मुझे ये क्लास नहीं पढ़ानी, मुझे कोई और सेक्शन दे दें। ये क्यों है? हमारी फीमेल जो हैं वो मेल की क्लास को पढ़ाने से क्यों घबराती हैं?
क्यों उनका ज़्यादा होता है फोकस कि हम फीमेल हैं तो हमें फीमेल को ही पढ़ाने के लिए क्लास दी जाए, क्योंकि वो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम के साथ नहीं एडजस्ट कर सकती। कोर्स तो वही है, सिलेबस तो वही है जो बॉयज़ ने पढ़ा, सिलेबस वही है जो गर्ल्स ने पढ़ा, आपने भी बीएड वही पढ़ा है, दूसरे मोहम्मद अरसलान ने भी वही पढ़ा है, सो अरसलान ने भी वही पढ़ा है, जकिया ने भी वही पढ़ा है, तो फिर जकिया बॉयज़ की क्लास को लेने से क्यों घबराती है? क्यों कि वो अपने पास वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वो कंपिटेंसी नहीं आ पाती, हम उन प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम फौरन से वहाँ से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं जी मेरा सेक्शन बदल दो। तो बजाय इसके सेक्शन बदला जाए, क्यों ना हम उस बच्चे को बदले। तो हमने ये कभी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी। इसी तरह से जो एजुकेशन पॉलिसी है that also provides that teacher competence should be improved and the relevance of training program for teachers should be ensured। तो टीचर की कंपिटेंस को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द क्लासरूम की तरफ ला सकें। और इसी काम को करने के लिए फिर नेक्टी ने तकरीबन 430 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अप्रूव किए। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सूरतों में थी। और ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात करें एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर, तो ट्रेनिंग कई तरह से जो है वो देने की बात हमें मिलती है। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। उनमें से चंद एक आपके सामने यहाँ जिक्र है। कन्वेंशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फील्ड बेस्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिस्टेंस टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर प्रोग्राम है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, प्राइमरी टीचर ओरिएंटेशन कोर्सेज हैं जो AIOU प्रोवाइड करता है। इसी तरह से लर्निंग मॉड्यूल्स और ट्रेनिंग ऑफ द प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो ये चंद एक एलिमेंट्री सतह के बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर किए जाते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी एक एक जो डिटेल देख लें कि जो 3 तरह के मेजर प्राइमरी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कन्वेंशनल हैं, फील्ड बेस्ड है और डिस्टेंस एजुकेशन है। कन्वेंशनल क्या होता है कि जिसमें पर्सपेक्टिव ऑफ द कन्वेंशनल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी स्टडीड इन द गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ मेनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। जो मैंने 8, 9, 10 पॉलिसीज़ आपके सामने बयान की थी, उन तमाम पॉलिसीज़ के अंदर कन्वेंशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से बात की हुई है और उसमें थ्योरी और टीचिंग प्रैक्टिस कोर्सेज दोनों को शामिल किया हुआ है। आपका भी बीएड के अंदर थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है। अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ये जो आगे होपफुली ये 14 सितंबर के बाद ये भी वर्कशॉप होगी 8607, वहाँ पे आप थ्योरी को प्रैक्टिकल कंपोनेंट में लेकर आओगे। तीसरे सेमेस्टर में जाओगे तो फिर आप 8608 थ्योरी को प्रैक्टिस के अंदर लेकर आओगे। सो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को शामिल किया गया। ये कन्वेंशनल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ शामिल है। फील्ड बेस है जो कन्वेंशन से थोड़ा सा हटके है। GB के अंदर नॉर्दर्न एरिया के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये प्रोग्राम जो है फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग जो है ये 1984 में स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर जो है वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी गई, तो डेट इज कॉल्ड एज फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसने एक तीसरी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से दिया, जिसमें कि आप भी एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन के तहत तालीम हासिल कर रहे हो। सो टीचर्स ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन इज एन इनोवेटिव डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन पाकिस्तान। तो आप डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए से तालीम हासिल कर रहे हो। इस तरह से एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर्स हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट के ज़रिए से जहां तालीम दी जा रही है। पहले वो DSD कहलाते थे, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, फिर उनको एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर कर दिया गया। रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, फिर प्राइमरी टीचिंग ओरिएंटेशन कोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल टीचर एजुकेशन है जिसके ज़रिए से टीचर्स को एलिमेंट्री सतह पर ट्रेन किया जा रहा है। इसी तरह से ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं। सो ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए एजुकेशन कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो सेकेंडरी सतह के तलबा सेकेंडरी सतह के टीचर्स को तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए FA, FSc, BA, BSc, MA, MSc डिग्री के हम लोगों को एडमिशन दिया जाता है। और फिर ये कॉलेजेस जो हैं ये तमाम सूबों के अंदर मौजूद हैं और स्पेशलाइजेशन करवाते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के अंदर, जिनमें कि 1 ईयर कोर्स
मास्टर ऑफ एजुकेशन है वो भी करवाया जा रहा है, और उसके साथ एमफिल और पीआईडी भी ऑफर की जा रही है कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और रिसर्च के जरिए से जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। सो ये आज का हमारा सेशन था। बहुत शुक्रिया। ये टीचर एजुकेशन के हवाले से, और टीचर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, इश्यूज कौन सी हैं, और फ्यूचर क्या है, हमने फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।